वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर वन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपना करंट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। इसमें हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो ये जो लेक्चर है हमारा, ये आप 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके बोर्ड परीक्षा में भी ओम्स लॉ आता है। तो शुरुआत का जो पार्ट होगा वो 10th क्लास वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और जो बाद वाला पार्ट होगा और शुरुआत वाला पार्ट, दोनों पार्ट अगर हम बात करें तो 12th वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ओम्स लॉ जो है ये आपका बोर्ड परीक्षा में जो होता है वो 3 मार्क्स के आसपास आता है, और ओम्स लॉ के फॉर्मूला पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं। तो इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ओम्स लॉ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट दिखाता हूं कि भैया इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if the physical condition of conductor, if the physical condition के बाद आप ये लिख दिए फिजिकल कंडीशन, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर हो गया, तापमान जिसे बोलते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम हो गया, उसका साइज हो गया, है ना, ये सब चीजें। इफ द फिजिकल, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, साइज डू नॉट चेंज, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर do not change, then the current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across conductor। अब मैं इसे समझाता हूं। देखिए, ओम साहब ने क्या कहा कि यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी किसी भी कंडक्टर की यदि फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और साइज, ताप, आयतन और आकार परिवर्तित नहीं होते, मतलब डू नॉट चेंज नहीं होते हैं, तो जो उस कंडक्टर से बहने वाली करंट होगी, वह हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? हमारे पास जो हमने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। या फिर ऐसा बोल दो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके समानुपाती होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो कंडक्टर से करंट बह रही होगी। यानी कि उन्होंने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए? उसका तापमान, टेम्परेचर, वॉल्यूम और साइज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ओम्स लॉ के नियम के अनुसार यदि किसी भी कंडक्टर में, यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि हम इसको हिंदी से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ओम्स लॉ के नियम के अनुसार यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, आयतन और आकार नियत रहते हैं, तो उसमें बहने वाली धारा जो होती है, तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो अपन बता दिए कि फिजिकल कंडीशन यदि कांस्टेंट होगी, जो करंट फ्लो हो रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास आई के, सॉरी वोल्टेज के, दो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो फिजिक्स में हम जानते हैं जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहां पे जो बच्चों कांस्टेंट आता है वो आता है रेजिस्टेंस वाला, V इज इक्वल टू आई आर। यही है ओम्स लॉ। अगर हम R की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? V बाय I आ जाएगा। यहां तक आपको डिराइव करना है, और यहां से हमारे पास R क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। यानी किसी भी एक तार का R जो हो जाएगा यहां से हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती वाला सिंबल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। यहां पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म R आएगा, तो R बराबर हमारे पास V बाय I आ जाएगा। अगर हम इसकी मदद से ग्राफ बनाएं, I वर्सेस V का अगर हम ग्राफ बनाएं बच्चों, तो I वर्सेस V का ग्राफ बनाएं, तो ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया, और ये y हो गया, और ये हमारे पास
कांस्टेंट हो गया। तो y इज इक्वल, ये आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है जिसमें से हमारे पास स्लोप ऐसे जारी होगी, है ना। तो ये हमारे पास रेसिस्टेंस को दर्शाएगा, इसकी जो स्लोप होगी वो किसको दर्शाएगी, रेसिस्टेंस को दर्शाएगी, और ये हमारे पास I और V यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा होगा। ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू जब mx फॉर्म में होता है हमारे पास, तो आप पढ़ेंगे वहां कि m जो होती है वो स्लोप होती है, और x और y और m जो होती है हमारे पास स्लोप, और जो कि क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो आपको क्या करना है, पेपर में आएगा ओम्स लॉ, तो ये डेफिनेशन लिखनी है, ये लिखना है, देन इसके बाद ये आपको ग्राफ बना देना है कि I और V के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ हमने पढ़ा, अब भैया ओम्स लॉ को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा हम इसे डिराइव करते हैं। चलिए फिर इसके बाद ओम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा जो डेरिवेशन मैं करने जा रहा हूं बोर्ड में, वो आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, बट दैट पार्ट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, कभी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें एमपी बोर्ड की, तो अभी तक आज तक वो एमपी बोर्ड में कभी नहीं आया हुआ है। अब बाकी सीबीएसई बोर्ड वगैरह की बात करें तो वो एक बार दो बार आ चुका है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करना चाहते हैं। ओम्स लॉ डेरिवेशन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये जो मैं बता रहा हूं डेरिवेशन वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वो केवल और केवल 12th क्लास के बच्चों के लिए है, 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। 10th क्लास के बच्चों के लिए जो अभी तक हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ की डेफिनेशन वगैरह वो था, इसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस, तो वो भी हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए होंगी, बट दिस थिंग्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 10th क्लास, ये 10th क्लास में नहीं है। तो डेरिवेशन हम इसलिए ये वाला कर रहे हैं, हालांकि आपने बोला भैया एमपी बोर्ड में आता नहीं है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके जो फॉर्मूलाज आएंगे वो फॉर्मूला हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उन फॉर्मूलों की मदद से हम आगे की चीजें करेंगे। तो देखिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, आपको पता है हमने कल पढ़ा था I इज इक्वल टू NeAVD होता है। जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद कीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हमने जब रिलेशन पढ़ा था तब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं पिछले लेक्चर से, NeAVD वाला एक हमने पढ़ा था, और आपने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था EE/m × टाउ। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है और I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। तो भैया I बराबर NeAVD होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपने बताया भैया EE/m × टाउ होता है ना। अब यहाँ इस फॉर्मूले को जब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, तो पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ तक बता करके आगे नहीं बताया था फॉर्मूले को। तो अगर आप चाहें, कभी अगर ऑप्शन में ऐसा आ गया E की जगह कुछ और लिख दिया, जानते हो आप V इज इक्वल टू ED पढ़े होंगे आप लोग, मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं, पहले भी आपने ये लेक्चर में पढ़ा था, पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू ED होता है। D यानी डिस्टेंस, यानी L भी, L अगर हम यहाँ लंबाई लेके चल रहे हैं तो L हो जाएगा, तो E की जगह हम बच्चों लिख सकते हैं V/L। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू ED के नाम से। तो E की जगह आप V/L भी लिख सकते हो, तो V/L लिख दोगे तो यहाँ पे M आ गया, और E की जगह V/L लिख दिया टाउ। तो ये वाला ऑप्शन में भी दे सकता है, ये वाला भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये निकाल लिया, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को इसमें पुट कर दीजिए। तो I, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। जब हम पुट करेंगे इसमें आप लिख सकते हैं कि पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो आप जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी VD की वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, I इज इक्वल टू NeAVD की जगह आप लिख दीजिए EVML × टाउ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, I की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अच्छा, अभी जब हमने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया तो वहां पहले, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा V इज इक्वल टू IR होता है। जब I को हम इससे नीचे डिवाइड कर देते हैं तो जो टर्म बचती है वो हमारा रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये V है और ये I है, तो अगर मैं I को इधर भेज दूं, ध्यान देना बात को, I को इधर नीचे डिवाइड कर दूं और बाकी टर्म को इधर भेज दूं, तो यहाँ पे जो नीचे साइड ML है तो ML इधर साइड मैंने ऊपर भेज दिया, इस ML को मैंने यहां भेज दिया, और ये NE जो टर्म बचे हैं, ये जो टर्म बचा हमारे पास, क्या टर्म बचा, NeA और एक E और है, एक टाउ है, और ये हमारे पास V/I आ जाएगा। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? इसको अगर मैं समझाना चाहूं आपको तो कैसे समझाऊं, देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि भैया ये वाला जो हम, भैया इसमें जो V था
चाहे तो ऐसा कर लो, इस v को इधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, i बाय v बन जाएगा, और ऊपर क्या बचा, एन ई स्क्वायर a और टाउ अपॉन ml बचा। अब मुझे क्या निकालना है, v बाय आई निकालना है, तो इसको पलटा दीजिए, तो v बाय आई निकालेंगे तो इसको पलटा देंगे तो ml अपॉन एन ई स्क्वायर a इंटू टाउ। ये सिंपल मैथमेटिक्स था जो आप जानते होंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स ही है, कुछ नहीं किया हूं मैं, क्या कर रहा हूं, आई को इसके नीचे भेज दिया हूं तो v बाय आई बन गया है, ml को इधर भेज दिया हूं और एन ई स्क्वायर ए अपॉन इंटू टाउ जो था उसको मैंने नीचे भेज दिया। तो ये v बाई आई जो होता है बच्चों क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। मास तो कभी चेंज होगा नहीं, लंबाई चेंज होगी नहीं, n चेंज होगा नहीं, e चार्ज होता है, a चेंज कर नहीं रहे हैं, टाउ चेंज होगा नहीं, तो हमारे पास v बाई आई जो हो जाएगा, v बाई आई जो होता है वो रेसिस्टेंस होता है, और यहाँ पे हमारे पास ml अपॉन एन ई स्क्वायर a इंटू टाउ के बराबर आ जाएगा। यहां से आपने क्या देखा, आपने ये देख लिया कि रेसिस्टेंस का, यहां से हमने ओम्स लॉ को डिराइव कर लिया, यही है ओम्स लॉ, v बाय आई को ही हमें डिराइव करना होता है ओम्स लॉ में, तो हमने ओम्स लॉ को डिराइव कर लिया, तो हमने ओम्स लॉ को डिराइव कर लिया। अब ये जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आया बच्चों, R बराबर ml अपॉन एन ई स्क्वायर a इंटू टाउ, इस फॉर्मूले को भी आपको साइड में याद करके रखना है, क्योंकि जब हम डिपेंडेंसी पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है कई बार कि R जो है, रेसिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ml अपॉन एन स्क्वायर a इंटू टाउ, तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी यहां से याद रखना है। आई का फॉर्मूला हमें पता था, वीडी का फॉर्मूला हमने पता था, वीडी की जगह वीडी को रख दिया, और फिर जब रख दिया तो हमने आई वी बाय आई निकाल लिया, वही हमारा रेसिस्टेंस हो गया। यही अगर आता है परीक्षा में ओम्स लॉ ऑफ डेरिवेशन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो आपको ऐसे ही डिराइव करना है। अब चलिए हम बात करते हैं भैया कि लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई करने की जो लिमिटेशंस होती हैं वो क्या क्या है, लिमिटेशंस है ना। तो अब लिमिटेशन देखते हैं जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है, लिमिटेशंस आते हैं उनके पेपर में भी, है ना। तो अब चलिए लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस यानी ओम्स के नियम की सीमाएं, कि कब कब ओम्स का नियम लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो इसका लिमिटेशंस भी आपके पेपर में आ सकती है 3 मार्क्स की, तो आप इसे भी याद कर रखिएगा, लिमिटेशंस। और जो चीजें लिमिटेशंस में है, दिस ऑल कैन कम इन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। जो भी चीजें मैं कराता हूं आपको, डेरिवेशन में कराता हूं, जो फॉर्मूला रिजल्ट आता है, जो भी आपको मैं थ्योरी में कराता हूं, या फिर डेरिवेशन से, या फिर मैं आपको कोई डेफिनेशन लिखा रहा हूं, या फिर आपको जैसे लिमिटेशंस लिखा रहा हूं, तो जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स से आपके ऑब्जेक्टिव्स जनरेट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो कुछ भी बना सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इन्हीं सभी पॉइंट्स से जो हम पढ़ते हैं, इन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव जनरेट होते हैं। इनको आप पढ़ें और इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए जो भी आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सबको सॉल्व करें, तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला लिमिटेशन आपने देखा, जब हम पढ़े थे डेफिनेशन, हमने बोला था कि सारी भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए, जैसे कि तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, तापमान नियत होना चाहिए। तो पहली बात हमारे पास ये हो गई कि टेम्परेचर जो होगा बच्चों वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, तापमान कांस्टेंट नहीं होगा, तो आप याद रखिए कि जो तापमान की अगर कांस्टेंट नहीं, तापमान यदि बढ़ रहा है तो जो रेसिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। और हमने अभी देखा था कि R बराबर V बाय आई होता है। R जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब होता है नियत, नियत होती है मतलब जो परिवर्तित ना हो। तो अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर रेसिस्टेंस बढ़ गया है इसका मतलब ओम्स का नियम फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ओम्स लॉ ने कहा था कि तापमान नियत रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन हमने बोला कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे लिख दीजिए, इफ द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इफ द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, देन रेसिस्टेंस changes due to change in temperature, due to change in है ना। तो हमने लिख लिया भैया कि तापमान जो है वो नियत रहना चाहिए, और फिर यहां बता दिया कि यदि तापमान नियत नहीं रहेगा तो जो प्रतिरोधक होगा वो तापमान के साथ परिवर्तित होता जाएगा। मैं हिंदी से बताना भूल गया था, रेसिस्टेंस को हिंदी से बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोधक, है ना। अभी
अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो रेसिस्टेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए प्रतिरोधक बोलते हैं। तो यदि तापमान नियत नहीं रहेगा, तापमान बढ़ेगा घटेगा तो प्रतिरोधक में भी परिवर्तन होगा, और जो कि ओम्स लॉ बोलता नहीं है। तो इसलिए पहला हमारा लिमिट हो गई कि तापमान क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी नियम ये हो गया हमारे पास, स्ट्रेन शुड नॉट प्रोड्यूस्ड, स्ट्रेन शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर। इसको मैं समझाता हूं, देखिएगा अभी आपको, है ना। स्ट्रेन शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव या फिर कोई तनाव लगा रहे हैं अपन, जैसे मान लो खींच रहे हैं किसी भी कंडक्टर जो था हमारे पास, उसको खींच रहे हैं या फिर उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ये सब चीजें जो करते हैं ना, तो उसका लेंथ साइज वगैरह चेंज हो जाता है, लेंथ चेंज होती है, एरिया चेंज होता है। तो ये सब जब चेंज होता है, जब लंबाई और क्षेत्रफल वगैरह चेंज होते हैं, तो प्रतिरोधक में भी परिवर्तन आता है। और हमने बोला ओम्स लॉ में प्रतिरोधक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेन यदि उत्पन्न होता है, यदि स्ट्रेन, इसीलिए बोला गया है कि स्ट्रेन का चालक में स्ट्रेन यानी तनाव या खिंचाव, चालक में तनाव या खिंचाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसका हिंदी हो गया कि चालक में तनाव या खिंचाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख देते हैं यदि होगा तो क्या होगा, इफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, इफ स्ट्रेन विल प्रोड्यूस्ड, यदि स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा, यानी स्ट्रेन मतलब होता है तनाव या खिंचाव प्रोड्यूस्ड होगा, देन एरिया और लेंथ, एरिया एंड लेंथ विल बी चेंज्ड, एरिया एंड लेंथ विल बी चेंज्ड। तो क्या होगा बच्चों, एरिया यानी कि क्षेत्रफल और लंबाई में परिवर्तन आएगा। यदि तनाव या खिंचाव लगेगा तो लंबाई वगैरह में परिवर्तन आएगा। एरिया लेंथ विल बी चेंज्ड ड्यू टू दिस रेसिस्टेंस विल आल्सो चेंज, रेसिस्टेंस विल आल्सो चेंज। तो इसकी वजह से अगर एरिया और लेंथ चेंज होगी तो प्रतिरोधक में भी परिवर्तन होगा, और जो कि हमारे पास प्रतिरोधक में यदि परिवर्तन हो गया तो हमारा ओम्स लॉ वायलेट हो जाएगा, ओम्स लॉ में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अभी तक हमने दो लिमिटेशन देखी, एक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए हमारे पास, स्ट्रेन शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि तनाव या खिंचाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए किसी भी चालक में, क्योंकि तनाव मतलब कि आपने दबा रहे हो या फिर खींच रहे हो, ये सब करोगे तो एरिया और लेंथ चेंज होगी, क्षेत्रफल और लंबाई चेंज होगी, और अगर क्षेत्रफल और लंबाई चेंज होती है तो जो रेसिस्टेंस होगा वो भी परिवर्तित होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है वो हमारा एरिया में डिपेंड करता है, लेंथ में डिपेंड करता है और टेम्परेचर में डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों को चेंज करने की वजह से रेसिस्टेंस हमारा यानी प्रतिरोधक हमारा परिवर्तित होता है। तो ये दो आपको लिमिटेशन याद रखनी है। पास हम लिमिटेशन वाले पार्ट में और भी चीजें लिख सकते हैं, आपको पेपर में आए थे लिमिटेशन वाले पार्ट में, ये दोनों तो आपने पढ़ ही लिया है। साथ साथ में मैं आपको और बता देता हूं, दो चीजें और होती हैं हमारे पास। लिमिटेशन की वजह से हमारे पास कंडक्टर्स को हमने दो भागों में बांट दिया, चालकों को हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, एक को बोला ओमिक और एक को बोला नॉन ओमिक, है ना, एक को बोला ओमिक और ना ओमिक, है ना। तो हमारे पास जो कंडक्टर्स हो गए उनको हमने इसी के अंतर्गत, लिमिटेशन के अंतर्गत इसको भी लिखना है आपको, है ना। तो क्या कितने भागों में बांटा, एक में ओमिक रेसिस्टेंस बोल सकते हो, ओमिक प्रतिरोधक, और एक को बोल सकते हो आप नॉन ओमिक प्रतिरोधक, है ना। तो एक ओमिक हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास, नॉन ओमिक है। तो अब ओमिक से समझ में आ रहा है कि ओमिक वो प्रतिरोधक होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, है ना। तो ये फॉलो करते हैं, फॉलो, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख लेंगे आप, दे फॉलो ओम्स लॉ, दे फॉलो ओम्स लॉ। अब दे फॉलो ओम्स लॉ, अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, सो यहां पे लिख देंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे लिख दीजिएगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली, अच्छा इसको मिटा ही देता हूं, ओमिक नॉन ओमिक को इसके बाद समझा देता हूं, है ना। पहले ओमिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओमिक हमने क्या पढ़ा, ओमिक के बारे में हमने क्या पढ़ा बताइए, कि दे फॉलो ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है टू द करंट फ्लोइंग, ये हो गया हमारे पास। और इसमें हम ये डायग्राम बना सकते हैं, I बाय V का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, V इज इक्वल टू IR वाला, ये हमारे पास, ये हमारा कौन सा वाला रेसिस्टेंस हो गया, ओमिक रेसिस्टेंस हो गए।
ये आपको याद रखना है। ओमिक प्रतिरोधक पूछा जाएगा क्या होते हैं, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो ओम्स लॉ में हमारे पास जो विभवांतर होता है वो करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पे करंट के। तो हम लिख दिए ओम्स लॉ को फॉलो करता है ये, ठीक है ना। इसके अगर एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स पेपर में पूछे जाते हैं, तो कॉपर हो गया हमारे पास, कॉपर हो गया, फिलामेंट हो गया, है ना। और क्या क्या हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, कॉपर हो गया, फिलामेंट लैंप हो गया, है ना, फिलामेंट लैंप बोल दीजिए इसे। और क्या हो सकता है, कार्बन का रजिस्टर हो गया, कार्बन रजिस्टर, है ना। तो ये सब हमारे पास इसके ओमिक रेसिस्टेंस के होते हैं। जनरली कॉपर है, बाकी अदर मेटल्स जो होते हैं वो धातु जितनी भी होती हैं ऑलमोस्ट इसी ओमिक के अंतर्गत आती हैं। अब जो नॉन ओमिक के अंतर्गत आते हैं उनको पढ़ लेते हैं, तो अपने को क्लियर हो जाएगा। जो नॉन ओमिक होंगे वो ओमिक नहीं होंगे, तो नॉन ओमिक वाले याद कर लेते हैं, तो उसके अलावा जो बचेंगे हमारे क्या हो जाएंगे, ओमिक हो जाएंगे। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओमिक, इनमें से ओमिक कौन है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से नॉन ओमिक कौन है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन ओमिक के एग्जांपल्स दीजिए। कुछ भी चीजें आपसे इनसे पूछा जा सकता है। अब नॉन ओमिक लिखते हैं, चलिए नॉन ओमिक अच्छा, ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को पालन करते हैं, तो नॉन ओमिक भैया वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं नॉन ओमिक जो होते हैं, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, तो नॉन ओमिक रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस होंगे दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ के नियम को पालन नहीं करते हैं। जो नॉन ओमिक वाले होते हैं बच्चों, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जांपल्स में अगर हम देखें, जनरली क्या होते हैं, डायोड होते हैं। कौन होते हैं, डायोड होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर होते हैं। और थर्मिस्टर होता है शायद, है ना। और क्या क्या होते हैं देख लेते हैं अपन। और होता है हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, क्या होता है, ट्रांजिस्टर हो गया। और एक वैक्यूम ट्यूब हो गया, वैक्यूम ट्यूब को हिंदी से क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब को हिंदी से बोलते हैं निर्वात नली। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात नली। ये कुचालक हो गए, डायोड को डायोड बोलते हैं, ये कुचालक हो गए, ये निर्वात नली हो गई, ट्रांजिस्टर हो गए, और एक होता है थर्मिस्टर, है ना। तो ये सब जो होते हैं हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, नॉन ओमिक के एग्जांपल्स हैं। तो इनके अलावा जो आएंगे वो क्या होंगे, ओमिक हो गए। अब सेमीकंडक्टर आप याद रखोगे, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब आपको याद भी होना चाहिए कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एंटीमनी, ये जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वही इसको फॉलो मतलब नॉन ओमिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, जितने भी डायोड होते हैं वो जीना डायोड हो गया, है ना। जितने भी डायोड होते हैं वो सब चीजें। और कंडक्टर के अंतर्गत हमारे पास सेमीकंडक्टर जानते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह। जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें हम बाकी डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं हमारे पास, नॉन ओमिक होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो आई वर्सेस वी का अगर हम बनाते हैं तो डायोड का ग्राफ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है ना। पहले क्या होता है हमारे पास, ऐसे आता देखो, ऐसे आता है, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर इसका और नीचे साइड हमारे पास ऐसा। तो ये हमारे पास डायोड का ग्राफ होता है, इसे भी आपको याद रखना है। ये मिली एम्पियर में होता है और ये माइक्रो एम्पियर में। तो आपको ये डायग्राम भी याद रखना है कि भैया डायोड वाले में जो देखो, अब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो करता तो ऐसा ना ग्राफ बनना चाहिए आई वर्सेस वी में। तो देखो, लेकिन आई वर्सेस वी का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो देखो ऐसा ग्राफ बन रहा है, दैट मींस ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम जर्मेनियम और आर्सेनिक वाला ग्राफ बनाते हैं आई वर्सेस वी के बीच में, तो वो ऐसा बनता है ना, जर्मेनियम और आर्सेनिक वाला, GeAs वाला, है ना। तो ये ऐसा ग्राफ बनता है। तो आपको यहां से ये ग्राफ भी याद रखने हैं। आपको ये भी याद रखना है कि नॉन ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उनके ये एग्जांपल्स हो गए। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या हो गई, लिमिटेशंस में हो गई। लिमिटेशन, कौन फॉलो करता है, कौन फॉलो नहीं करता है। और हमने लिमिटेशन में देखा कि तापमान नियत रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। और हमने लिमिटेशंस में क्या देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने के साथ साथ जो स्ट्रेन होता है, यानी तनाव या खिंचाव होता है, वो भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पूरा लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सारी चीजें आप लेक्चर से समझ लीजिए। क्या क्या समझना है इस लेक्चर से, ओम्स लॉ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है,
और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, ओमिक क्या होता है, नॉन ओमिक क्या होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा डेरिवेशन कैसे किया जाता है, वो थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। और जो नीचे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था वो याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।